Hello everybody. Let's continue with our discussion of magnetic effects in hydrogen and other atoms. हमने जीमान इफेक्ट को देखा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जब हमने अप्लाई किया तो जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी हो गई। डिजेनरेसी मतलब बहुत सारे लेवल्स जिनकी सेम एनर्जी है। आप लेवल्स को एनर्जी के टर्म में से सोचें, बहुत सारी स्टेट्स, लेट मी से इट दैट वे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारी स्टेट्स में रह सकता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमिन हो रही थी तो सबकी एनर्जी सेम थी, उन सारी स्टेट्स की एनर्जी। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एटलीस्ट देयर इज पार्शियल रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी। पार्शियल है, पूरी तरह से डिजेनरेसी लिफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए एन की वैल्यू सेम और एम एल की वैल्यू सेम है। ओके, एल की अलग अलग वैल्यूज़ के भी इलेक्ट्रॉन्स की एम एल की वैल्यू सेम हो सकती है। से लेट मी गिव एग्जांपल फॉर एन इक्वल टू 3। तो एन इक्वल टू 3 के लिए एल की वैल्यू जो है 210, करस्पॉन्डिंग एम एल की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 1 और यहाँ पे -2 -1 0 1 0। एम एल की ये वैल्यू देखिए आप, जीरो वाली वैल्यू 3 कॉम्बिनेशंस के लिए है। तो 3 स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम बनेगी, क्योंकि उनका एनर्जी शिफ्ट बराबर होगा। इनफैक्ट जीरो होने के कारण एनर्जी शिफ्ट उनका होगा ही नहीं। इसी तरह से ये -1 वाली और ये 1 1 वाली जो दो स्टेट्स हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनकी एनर्जी शिफ्ट होगी, पर वो एनर्जी शिफ्ट अगेन बराबर होगा। तो क्योंकि एन और एम एल क्वांटम नंबर्स अगर सेम है तो अगेन वो सेम होगा, तो पार्शियल रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी है, बट स्टिल। अब जीमान इफेक्ट जैसा ही एक वो जीमान इफेक्ट अगर आपने समझ लिया है, तो हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर क्या है आइडिया? अगेन से मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूँगा। हाइड्रोजन की बामर सीरीज़ की बात करते हैं। बामर सीरीज़ होती है किसी भी अपवर्ड लेवल से अगर n इक्वल टू 2 लेवल पे ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, मैं इमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, इसलिए डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। तो n इक्वल टू 3 से 2 में, या 4 से 2 में, या 5 से 2 में, या इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी टू 2, यहाँ पे जो टर्मिनेट होते हैं, इसमें से इन पर्टिकुलर अगर हम n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 वाली लाइन को देखें तो इसे हम फर्स्ट बामर लाइन कहते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज़। ये लाइन जो है ओरिजिनली जब लोगों ने बहुत प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो दिस लाइन वाज ऑब्जर्व समथिंग अराउंड 6563 एंगस्ट्रॉम इस वेवलेंथ पे। बोर मॉडल से अगर आप कैलकुलेशन करें, बोर मॉडल में हमने सारी लाइंस की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं बोर इसकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, लाइमन बामर वगैरह वगैरह सीरीज सब कैलकुलेट कर रखी हैं, तो ये नंबर बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट होता है। पर जब लैब में फाइनर ऑब्जर्वेशंस किए गए, अच्छे एपरेटस से और ज़्यादा रिजोल्यूशन पे ऑब्जर्वेशन किए गए, तो ये पाया गया ये एक्चुअली जो आपको एक वेवलेंथ नज़र आ रही थी, ये एक वेवलेंथ नहीं है, ये दो बहुत क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स हैं। दो क्लोज वेवलेंथ्स लैम्डा लैम्डा टू, जो दोनों लैम्डा के बहुत क्लोज हैं। ओके, अगेन आप सोच सकते हैं लैम्डा से एक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इनका जो डिफरेंस है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का डिफरेंस है और खुद वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की है। तो जो डिफरेंस है वो 2/6000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। आप इसे इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इवन 1%, इट इज़ अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल क्वांटिटी, बट ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। तो इसका ओरिजिन क्या है? बोर्स ओरिजिनल मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमने इसे बोर मॉडल की एक शॉर्ट कमिंग के रूप में काउंट किया था। तो जब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स और स्पिन और ये सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, ओके, तब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम रिवर्स आर्ग्यूमेंट दें तो इस तरह की चीज़ों ने ही आपको स्पिन के बारे में सोचने को मजबूर किया कि हाँ, स्पिन भी एक तरह का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन के पास। ओके, लेकिन ये है बेसिकली दिस इज फीचर इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये केवल हाइड्रोजन की इस पर्टिकुलर लाइन के लिए नहीं है, बहुत सारे उसमें आपको ये देखने को मिलता है। इन पर्टिकुलर एक बहुत जो फेमस डबलेट है जिसे कहा जाता है सोडियम डबलेट। सोडियम वो येलो लाइट होती है जो आप नॉर्मली स्ट्रीट लाइट्स में देखते हैं। आजकल तो काफ़ी लाइट्स को वाइट कलर की वो एलईडी लाइट्स ने रिप्लेस कर दिया है, बट येलो लाइट जो होती है जो स्ट्रीट लाइट्स में होती है, या हमारी लैब में जो होता है येलो लैंप जो इस्तेमाल होता है, वो सोडियम लैंप होता है। सोडियम लैंप ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक फ्रीक्वेंसी लगभग ही, लेकिन एक्चुअली अगेन जब बारीक इंस्पेक्शन करते हैं तो पता लगता है वो दो बहुत क्लोज वेवलेंथ्स हैं। एक 5890 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट और एक 5896 एंगस्ट्रॉम। दोनों का डिफरेंस 6 एंगस्ट्रॉम का, 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस और लगभग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6/6000 का फैक्टर है आपके पास, आप देख सकते हैं। ओके, 0.1% का डिफरेंस। तो ये इसे आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम लाइन्स कहेंगे। ओके, ये एक्चुअली जो सोडियम का 3p लेवल होता है उसके डबलेट स्ट्रक्चर के कारण आता है। मैं हाइड्रोजन के लिए इसको डिस्क्राइब करूंगा, बट जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सोडियम का बिहेवियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑलमोस्ट हाइड्रोजन जैसा ही है, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोज सेल्स वाले, उनका L और S कंट्रीब्यूशन आपस में
वैनिश आउट हो जाता है तो वो कुछ नहीं है। तो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसी की प्रॉपर्टीज सब कुछ डिटरमिन करते हैं। तो मैं हाइड्रोजन की बात करूँ चाहे सोडियम डी लाइंस की बात करूँ, दोनों के लिए एक ही तरह का एक्सप्रेशन वर्क करेगा। फाइन स्ट्रक्चर क्यों हमारे पास आता है वो एक ही तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर वाले या तो एवरेजिंग के कारण या पेयर में कैंसिलेशन के कारण उनका एल और एस कंट्रीब्यूशन हो जाता है। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे आएगा। हाइड्रोजन और सोडियम में हम कह रहे हैं हाँ केवल बाहर का इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, पर एक जो डिफरेंस है वो ये है, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं से मेरा मतलब क्या है, इसके बजाय अगर आप सोडियम उसको देखें, यहाँ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। आप उन्हें ऑर्बिट में सोचो या कुछ भी सोचें, या आप उन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में सोचें, क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसी तरह से सोचते हैं, डेंसिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का। बट इन ईदर केस अगर ये डेंसिटी क्लाउड या ये अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये जो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को देखता, देखने से मतलब है उसको पूरे इफेक्ट को फील करता। लेकिन इस समय इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस का असर है ये इस पर थोड़ा कम है। रफली अगर मैं बोलूँ, न्यूक्लियस का चार्ज +11 E, 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, तो एक तरह से उन्होंने -10 E चार्ज को शील्ड कर दिया है। न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को नजर आएगा वो केवल +1 E। हाइड्रोजन में भी ऐसी होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में केवल +1 E चार्ज होता है, वही नज़र आता है, बीच में शील्डिंग नहीं। यहाँ भी लेकिन यहाँ एक्चुअली ये इस तरह का कैंसिलेशन नहीं होगा। आप वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मिलके केवल -10 E चार्ज की पूरी शील्डिंग नहीं करेंगे, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्वांटम मैकेनिकल, तब एक आइडिया आता है। बट द पॉइंट इज़ कुल मिला के जो इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को नज़र आ रहा है वो शील्डिंग के कारण, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का कुछ इफेक्टिव चार्ज जो इसे इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज जो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नज़र आएगा उसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। अदरवाइज फॉर अदर कंसिडरेशंस एटलीस्ट अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो हाइड्रोजन एटम और सोडियम का जो बिहेवियर है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको डिटरमिन करेगा, वो दोनों केस में क्या है, सेम। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये मैंने स्कैन में भी भेजा है। ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं, ये n=2 वाला है, n=1 वाला कहीं नीचे होगा, ये इस प्रॉपर स्केल में बनाने की कोशिश की गई है। n=1 वाला, n=2, 3, 4 ये हाइड्रोजन का है। इसके बजाय सोडियम का अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, उसका 3s लेवल यहाँ पे पड़ता है, उसके थर्ड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग की s स्टेट यहाँ पे है, और 3s और 3p स्टेट के बीच भी एनर्जी का डिफरेंस आता है। अब ये एल डिजेनरेसी हमने डिस्कस नहीं की है, बट 3s और 3p के बीच भी एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन आप देखिए इसका थर्ड लेवल, अगर आप इनको भी लगभग समझें, हाँ ये थर्ड लेवल लगभग इस रेंज में है, इसका थर्ड लेवल हाइड्रोजन के सेकंड लेवल के करीब स्टैंड कर रहा है, तो वो है। बट ये 3 लेवल्स है, फिर ये 4s, 4p, 4d, फिर ऐसी 5s वगैरह वगैरह बाकी लेवल्स हैं, दिस। बट ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। ओके, हाइड्रोजन नॉट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, सोडियम के एनर्जी लेवल्स हैं, दे लुक समथिंग लाइक दिस। और ऑन अ सिमिलर नोट, इस पेज पे मैं लास्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करना दिखाना भूल गया था, ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है। हाइड्रोजन एटम की एक स्पेक्ट्रल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो 3 पे स्प्लिट हो गई। इसी के बजाय जिन सोडियम लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सोडियम डी लाइंस किस कारण आती है वो तो हम अब पढ़ रहे हैं, पर इन डी लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सपोज किया जाता है तो ये वाली लाइन, एक लाइन 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रही है और एक लाइन 6 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही है, और इनकी स्पेसिंग भी अनइवन है, कहीं पे इतनी है, कहीं पे उसका दुगनी है, कहीं पे ये, तो ये है एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। ओके, तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और एनोमलस का दिस। बट अब पॉइंट ये है, अब हम ये समझना चाह रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये अगर आप ज़ीमान इफेक्ट से कंपेयर करें, ज़ीमान इफेक्ट में भी एक लाइन और फिर बाद में स्प्लिट हो गई और 3 लाइंस, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे हुआ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ये तो हम पहले बहुत क्रूड ऑब्जर्वेशन था तो एक लाइन नज़र आई, लेकिन फाइन ऑब्जर्वेशन में 2 क्लोज लाइंस, लेकिन फिर भी 2 डबलेट स्ट्रक्चर, ट्रिपलेट नहीं है, डबलेट स्ट्रक्चर है, तो ये सजेस्ट कर रहा है शायद कुछ वैसी ही चीज़ हो रही है। वहाँ पे ज़ीमान इफेक्ट में, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ μL इंटरेक्ट कर रहा था। ज़ीमान इफेक्ट में आपने बाहर से लगाया मैग्नेटिक फील्ड और μL, और ये μL जनरेट हो रहा था L के कारण, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, चार्ज पार्टिकल था, तो μL छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव किया और उसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली इस चीज़ को पहले मैं यहाँ पे क्वालिटेटिव डिस्क्राइब करूँगा, फिर थोड़ा सी क्वांटिटेटिवली करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन के पास अब हम स्पिन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसिडर करके इस फाइन स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। इनफैक्ट लास्ट में हम ये
आर्ग्यू इस तरह से करेंगे, लोगों ने जब ये डबलेट स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि शायद इलेक्ट्रॉन पे स्पिन टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट इसको हम ऐसे कुछ करके समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है, तो स्पिन के कारण क्या होता है, जो ऑर्बिटल और स्पिन वाला जो वेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं इस चीज़ को। ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, बेसिकली लास्ट में मैं कहूँगा ये एक तरह का इंटरनल ज़ीमान इफेक्ट है। ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसको ऐसे सोचिए आप, इलेक्ट्रॉन के पास अब स्पिन भी है, तो स्पिन के कारण उसके पास एक म्यू एस भी होगा। ये म्यू एस मतलब एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आप ज़ीमान इफेक्ट को भी ध्यान में रखिए, ज़ीमान इफेक्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से होता है और म्यू एल उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसके कारण लेवल्स की स्प्लिटिंग होती है। अब की बार म्यू एस है, एस के कारण म्यू एस जनरेट हुआ। वैसे तो एल मोशन के कारण भी म्यू एल भी जनरेट होगा, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एल मोशन को हम दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। इस समय एल और एस दोनों एंगुलर मोमेंटम है, तो एस एंगुलर मोमेंटम के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटा सी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पजेस करता है म्यू एस वैल्यू का। ओके, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन इसे अगर आप इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम से देखें, इलेक्ट्रॉन के साथ आप खड़े हो जाएं, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करें, तो आपको लगेगा अरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक सर्कल में घूम रहा है, उसी रेडियस के सर्कल में। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को ना असाइन करके ये वो कर सकते हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, इनिशियली तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पास एल और एस दोनों है, आप इलेक्ट्रॉन के साथ भी खड़े हो जाएं फिर भी उसका स्पिन मोशन तो होता रहेगा, स्पिन उसका इंट्रिंसिक फीचर है, तो एस के कारण एक म्यू एस जनरेट हो रहा है। लेकिन एल मोशन आप इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन को सेंटर वो मान रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन का पॉइंट मान रहे हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने का मतलब न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम रहा है। अब जिस तरह से हमने पहले कहा था, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। तो करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को अब हम सेंटर मान रहे हैं और न्यूक्लियस उसके चारों ओर, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो चारों ओर घूम रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन का अपने पास स्पिन तो है, तो स्पिन के कारण उसका एक म्यू एस होगा, छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव करंट लूप की तरह बिहेव करेगी, और करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और किसी सर्कुलर करंट लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है, μ0I/2r, वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये न्यूक्लियस इस समय इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो कितनी करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, और उस करंट से मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। बट वो मैग्नीट्यूड हम बाद में निकालेंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली इस एल के कारण जनरेट हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन को न्यूक्लियस के मोशन पर ट्रांसफर कर दिया इन अ सर्टेन सेंस, इस एल के कारण ये हो रहा है, और इसके कारण इस करंट लूप, और करंट लूप के कारण हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो कि इस लूप का सेंटर है, वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब म्यू एस इलेक्ट्रॉन खुद एक छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड बी में अब रखा हुआ है। ये बी कहाँ से आ रहा है इस समय, ये बी आ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोशन के कारण। अगर ऑर्बिटल मोशन नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल स्पिन मोशन के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन के कारण। तो जैसे यहाँ डाइपोल और बी का इंटरेक्शन होता है, यहाँ बी एक्सटर्नल था, ये म्यू ऑर्बिटल मोशन का था, यहाँ म्यू स्पिन मोशन का है, और खुद मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन से जनरेट हो रहा है, तो इनका भी तो इंटरेक्शन होगा। तो रफली अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे हम कुछ इस तरह के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं प्लस माइनस साइन की कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। म्यू एस स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर, और बी एल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, ऑर्बिटल मोशन के कारण। ओके, और आप लास्ट में इस चीज़ को एक्सप्रेस करें, वो वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। म्यू एस में अपार्ट फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये फैक्टर एस वेक्टर पे डिपेंड करता है, और बी एल फाइनली डिपेंड करेगा एल वेक्टर पे, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो फैक्टर है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है इस समय इलेक्ट्रॉन की, वो उसके ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के इंटरेक्शन के कारण जनरेट हो रही है। इसीलिए इस फैक्टर को, इस फीचर को स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहा जाता है। स्पिन फीचर और ऑर्बिट फीचर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट। ये ज़ीमान इफेक्ट की तरह की जो चीज़ है, ज़ीमान इफेक्ट में म्यू और बी का इंटरेक्शन, वहाँ बी बाहर से था, म्यू ऑर्बिटल मोशन का, यहाँ म्यू स्पिन मोशन का, और बी दिस। ये इसीलिए इसको इंटरनल ज़ीमान इफेक्ट कहा जाता है। फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली इंटरनल ज़ीमान इफेक्ट है, लेकिन ज़ीमान इफेक्ट्स के मुकाबले इसमें जो एक डिफरेंस है, ज़ीमान इफेक्ट आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 रख दो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपके कंट्रोल में नहीं है,
ये तो जो ऑर्बिटल मोशन है उसके कारण जनरेट हो रहा है, तो इंटरनल जीमान इफेक्ट जो है वो हमेशा रहेगा। ओके, वो आपकी स्टेट चेंज कर दें, आप एल की वैल्यू जीरो कर दें या चेंज कर दें तब चेंज हो जाएगा, बट अदरवाइज फॉर अ गिवन सिस्टम आप इस फीचर को ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली, इसीलिए मैंने पहले इंटरनल जीमान इफेक्ट डिस्कस किया। जीमान इफेक्ट आप समझ गए तो फाइन स्ट्रक्चर भी वही मैथमेटिक्स है, बट ओरिजिन कहाँ है, किसका है, म्यू कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और बी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आइडिया है वो ये है, एस से म्यू एस जनरेट हुआ। एल का जो मोशन है वो हम करंट लूप की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन करंट लूप इलेक्ट्रॉन का नहीं, रिलेटिव मोशन के कारण आप करंट लूप मानेंगे न्यूक्लियस के मोशन का। तो उस करंट लूप के कारण इलेक्ट्रॉन की साइट मतलब इलेक्ट्रॉन खुद कहाँ है, उस लूप के सेंटर पे है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड एल मोशन के कारण है, ऑर्बिटल मोशन के कारण है, तो बी एल। तो अब म्यू एस और बी एल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एस इंटरेक्ट्स विद बी एल ड्यू टू एल। ये बी एल के कारण जनरेट हुआ है, तो उसके साथ स्पिन सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है, म्यू एस इंटरेक्ट करता है। बट आपका कुछ इस तरह का टर्म आप लिखेंगे, म्यू डॉट बी वाला टर्म है, म्यू इस समय म्यू एस वेराइटी का स्पिन से रिलेटेड, और बी जो है ये एंगुलर मोशन से जनरेट हुआ है। ओके, अगर माना हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो हमारा, अगर आप बोर मॉडल के टर्म में सोचें, हमारा जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के प्लेन की डायरेक्शन में ये बी जनरेट होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, जिस डायरेक्शन में एल है उसी में या उसके एंटी पैरेलल, एट द मोस्ट पैरेलल या एंटी पैरेलल जनरेट होगा। तो उस डायरेक्शन को अगर मैं जेड एक्सिस कहूँ तो फिर केवल जेड कंपोनेंट पिक होगा, और म्यू का जेड कंपोनेंट आप जानते हैं, जिस तरह से म्यू एल का जेड कंपोनेंट होता है एम एल टाइम्स म्यू बी, उसी तरह से म्यू एस का स्पिन के कारण जो म्यू जनरेट होता है उसका जेड कंपोनेंट एम एल की जगह एम एस आता है। म्यू बी का फैक्टर आएगा, पर मैंने यहाँ आपको बताया था एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2 आता है। स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है वो ऑर्बिटल मोशन के मुकाबले दुगना होता है। ओके, लैंडेस जी फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो यहाँ के लिए 2 होता है। तो टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, जेड कंपोनेंट जो है एम एस टाइम्स म्यू बी, और बी एल जेड को मैं अब सिंपली बी एल लिख रहा हूँ। कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड में हमें इंटरेस्ट है दिस, लेकिन यहाँ एक ट्वाइस का फैक्टर आ गया। तो रिमेंबरिंग दैट कि एम एस की वैल्यू या तो -½ या +½ होती है। स्पिन के 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग अप और डाउन के करस्पॉन्डिंग एम एस ये होता है। तो यू की जो वैल्यू है प्लस और माइनस वैल्यू के लिए दोनों केस में मैग्नीट्यूड बराबर बनेगा। एक केस में एनर्जी शिफ्ट पॉजिटिव होगा, एक केस में एनर्जी शिफ्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अप टाइप का है कि डाउन टाइप का, द एनर्जी इज शिफ्टेड बाई +- मॉड यू। इसका जितना भी मॉडुलस बना, एक केस के लिए प्लस उतना शिफ्ट होगा, दूसरे केस के लिए माइनस उतना शिफ्ट होगा। तो अब आप समझे, यहीं से ये क्वालिटेटिव है, थोड़ा क्वांटिटेटिव करेंगे। आपका जो एक एनर्जी लेवल था, अब प्लस या -½ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी का शिफ्ट या तो एक डायरेक्शन में होगा या 2 डायरेक्शन में। तो एक लेवल कितने लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, 2 लेवल्स में। और ये माना आपका नीचे वाला लेवल है, डाउनवर्ड लेवल है। पहले केवल एक ट्रांजिशन हो रहा था जब आप स्पिन का ध्यान नहीं रख रहे थे और ऑब्जर्वेशन करने में बहुत फाइन ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, बट अब ये लेवल की स्प्लिटिंग 2 लेवल्स में हो गई है। ये स्प्लिटिंग जो है ये बहुत कम मैग्नीट्यूड की होगी। ये नंबर अभी हम रफली कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत 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 छोटा बनेगा। तो इसीलिए जो डिफरेंस है वो इतना कम होता है, 1.4 एंगस्ट्रॉम या 6 एंगस्ट्रॉम जो है, ये बहुत छोटा इफेक्ट है बट ऑब्जर्वेबल है। उसका रीज़न है जो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन का टर्म है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंप्यूट करें, दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दिस इनफैक्ट, और मैंने जैसे पहले कहा, लोगों को ये चीज़ जब लैब में दिखी वहीं से फिर स्पिन का आइडिया आया। स्पिन का आइडिया ओरिजिनली जब नहीं पता था तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स ने कि यार ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो इसका मतलब शायद 2 लेवल हैं। तो 2 लेवल कैसे हो सकते हैं, 2l+1 वाली मल्टीप्लिसिटी ध्यान कीजिए। एल के करस्पॉन्डिंग एम एल की 2l+1 वैल्यू होती है। एल बराबर 0 हो तो 1 ही बनता है, एल बराबर 1 हो तो 3 बनता है, 2 हो तो 5। ऑड नंबर ऑफ सेगमेंट्स बने तब तो ये एल के करस्पॉन्डिंग आता है। जीमान इफेक्ट में ये वहीं के कारण ये आ रहा था। लेकिन अब की बार 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, तो इसी मैथमेटिक्स को लोगों ने कुछ इस तरह से 2s+1 टाइप की कोई चीज़, लेकिन 2s+1 मल्टीप्लिसिटी इस समय केवल 2 के बराबर है। आपका जो स्प्लिटिंग है वो केवल 2 कंपोनेंट्स में है। लैब में आपको ये देखने को मिला, तो इससे इसका मतलब s की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ, जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ इस तरह से आए थे। फिर स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट था और चीज़ें थी, बट दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स कि जिसने हाँ ये वो किया कि स्पिन जैसी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के पास। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के अगर हम एक मैग्नीट्यूड का एस्टिमेशन करना चाहें
हम बहुत फाइन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बट थोड़ा सी आप क्वांटिटेटिव जाएं। ट्रीटिंग स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एज सेंटर। पहले इस फिगर को देखिए, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नॉर्मली हम इस तरह से सोचते हैं, पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लूँ तो मैं ये मान सकता हूँ न्यूक्लियस उसके और चारों ओर उसी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो हम ऐसा ही ट्रीट करेंगे, ट्रीटिंग स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एज सेंटर। और प्रोटॉन या न्यूक्लियस, सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो एक ही प्रोटॉन है, और इन जनरल सोडियम एटम जैसा है तो पूरा एक न्यूक्लियस है। जो भी केस है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस उसके अराउंड एक सर्किल में जा रहा है, और प्रोटॉन या न्यूक्लियस जो भी होगा वो एक पॉजिटिव करंट लूप की तरह है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव करंट लूप। तो अब सिचुएशन हम ये वाली देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सेंटर पे बैठा हुआ है, तो अब हमारे लिए जो पिक्चर जिससे हमने कैलकुलेशन करनी है वो ये है। दिस इज माई इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर में बैठा हुआ है, और न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का इस समय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मोशन, ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है। इलेक्ट्रॉन के पास एस है, तो एस है तो उसके कारण म्यू एस भी जनरेट होगा। ओके, म्यू एस जो जनरेट होगा -E/2m टाइम्स एस, लेकिन यहाँ 2 का एक फैक्टर और आता है। स्पिन मोशन के कारण म्यू एस जो जनरेट होता है ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल मोशन। तो एस है, और ये करंट लूप, पॉजिटिव करंट लूप, पॉजिटिव करंट आपकी वायर में फ्लो हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बनेगा। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाला, जिसको मैं BL या सिंपली BL लिखूंगा। ये BL इस म्यू एस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्शन एनर्जी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलना चाहिए, स्पिन ऑर्बिट पर कपलिंग कुछ और हो जाता है दिस। तो इफ B या BL इज मैग्नेटिक फील्ड एज सेंटर ऑफ लूप वेयर इलेक्ट्रॉन विद स्पिन एस, जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसका स्पिन हमने S ले रखा है, तो उसके साथ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वो करे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी सिंपली इतनी हो जाएगी μS.B, और आप B की डायरेक्शन को Z डायरेक्शन ले लें कि जिस डायरेक्शन में B जनरेट हो रहा है ऑर्बिटल मोशन के कारण, पॉजिटिव लूप के ऑर्बिटल मोशन के कारण, वो डायरेक्शन को माना हम Z एक्सिस का हैं, तो ये हो गया। अच्छा, और क्वांटम मैकेनिक्स से जो मैंने आपको बताया था, म्यू एस का जो रिलेशन है, जो हमने एक क्लासिकल कैलकुलेशन की थी, लेकिन उसमें 2 का फैक्टर आ जाता है। म्यू एस होता है ms टाइम्स 2 म्यू बी। ओके, अगर ऑर्बिटल मोशन होता तो ml टाइम्स म्यू बी आता सिंपली, लेकिन स्पिन मोशन में ms टाइम्स ट्वाइस म्यू बी, और bz को मैंने सिंपली b लिख दिया। ये उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो उस पॉजिटिव करंट लूप के कारण सेंटर पे बन रहा है। ओके, ms की वैल्यू मैंने दोनों वैल्यू एक साथ ली है, ±½ जो भी होगी हम पिक कर लेंगे। म्यू बी की वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी, 2EH×2me होता है इंटू बी। यहाँ 2 के फैक्टर एक कैंसिल हो गया, तो लास्ट में ये बच रहा है, तो ये चीज़ फिर से सिंप्लीफाई होके म्यू बी टाइम्स बी। एक्चुअली हुआ क्या है, ये 2 के फैक्टर हैं जो ms के साथ प्लस या -½ वैल्यू होती है, उसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा है प्लस या माइनस साइन के साथ म्यू बी टाइम्स बी। म्यू बी बोर मैग्नेटॉन है, कितना बोर मैग्नेटॉन, कितना B, जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण वो। ये सारी क्वांटिटीज़ आपके सिस्टम के लिए फिक्स्ड है, ये B आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका जो सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम है, तो वो कितनी तेज़ी से न्यूक्लियस उसके चारों ओर घूमता हुआ लग रहा है, उससे ये फिक्स हो गया, और म्यू भी तो एक कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट है, लेकिन शिफ्ट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओरिजिनल एनर्जी लेवल, जब तक आप इस कंसिडरेशन को नहीं ले रहे थे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को नहीं ले रहे थे पिक्चर में, माना किसी लेवल की एनर्जी इतनी थी, लेकिन अब अगर एक शिफ्ट प्लस वाला है तो शिफ्ट पॉजिटिव साइड में होगा, और अगर शिफ्ट नेगेटिव वाला है तो शिफ्ट डाउनवर्ड होगा, तो दोनों साइड शिफ्ट इतना हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये रिजल्ट मैं यहाँ पे ज़्यादा कोट वो नहीं कर रहा हूँ, सीधे कोट कर रहा हूँ। जब L और S पैरेलल होते हैं, L भी एक वेक्टर है, S भी एक वेक्टर है, जब L वेक्टर और S वेक्टर पैरेलल होते हैं तो तब उस कॉम्बिनेशन की एनर्जी हायर होती है, और जब L और S एंटी पैरेलल होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन की एनर्जी कम होती है। ओके, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं, कम एनर्जी वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है इन अ सर्टेन सेंस, तो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, L और S का एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन L और S के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बजाय। ओके, एनर्जी का डिफरेंस बहुत मिनिस्क्यूल है, अभी हम इसकी एक रफ कैलकुलेशन करेंगे, बट ये डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ओके, अगेन ये एक इंटरनल इफेक्ट है, कांट बी टर्न्ड ऑफ, इंटरनल जीमान इफेक्ट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इस जीमान इफेक्ट को आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन के कारण आ रहा है। ओके, अब हम एक रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करें मैग्नेटिक, क्योंकि अगर मुझे B पता लग जाए तो मुझे इस इंटरेक्शन एनर्जी का आइडिया लग जाएगा, ये इंटरेक्शन एनर्जी किस ऑर्डर की होती है, ये एनर्जी का शिफ्ट कितना होता है, तो एनर्जी का शिफ्ट पता लग जाएगा, तो वहाँ से वेवलेंथ का शिफ्ट या फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो P एट सेंटर ऑफ करंट लूप कितना होता है,
ये मेरा पॉजिटिव लूप है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, μ0I/2r एलिमेंट्री मैग्नेटोस्टैटिक्स वगैरह जब हम करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करते हैं वहाँ पे निकाला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आई करंट है, मैं डायरेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, μ0I/2r। आई हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, उस समय इलेक्ट्रॉन लूप के लिए किया था, पर सेम कैलकुलेशन गोज फॉर द प्रोटॉन या न्यूक्लियस लूप। चार्ज माना मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ तो उसका चार्ज है +E, और माना उसका टाइम पीरियड एक बार घूमने में जो टाइम लगता है वो T। ओके, तो E/T, μ0/2r का फैक्टर ये और I की जगह E/T। अगर आप ऊपर नीचे V से मल्टीप्लाई कर दें, या V से मल्टीप्लाई नहीं, टाइम पीरियड हो गया सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया। और बोर मॉडल से अब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं किया है, वो पार्ट्स आप खुद सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बोर मॉडल में हमने V की वैल्यू निकाल रखी थी। या आप ऐसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप m/r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो mvr होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोर थ्योरी में होता है NH क्रॉस। तो किसी भी तरीके से, और बोर ऑर्बिट्स का हमने रेडियस भी निकाल रखा है, nth बोर ऑर्बिट का। तो आप इन सारी क्वांटिटीज़ को μ0 ये r, इनको n क्वांटम नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बोर मॉडल के मैंने यहाँ पे केवल रिजल्ट लिखे हैं, L होता है mvr जो कि NH क्रॉस एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, और nth ऑर्बिट का रेडियस n² a0/z। a0 था फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस, a0 खुद होता है h×2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E²। ओके, ये me है और ये E² इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और z। लेकिन अब अगेन ये चीज़ ध्यान रखें, हमने इस फॉर्मूले में z के अंदर 4πε0 एब्जॉर्ब कर रखा है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं z को तो 1 रखना चाहूँगा, पर उसके साथ ये 1/4πε0 का फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप यहाँ से उठा सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हो इन टर्म्स ऑफ r या वट, वो सब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो फाइनली आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखने की कोशिश भी नहीं की है, लेकिन μ0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E⁸8, यहाँ एक फैक्टर आता है 2 की कोई पावर होती है, शायद 256 बनता है या कितना, यू कैन चेक इट, π4ε0³ h⁴ 1/n5। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पावर 5 में आ रहा है, इसको आप समझ सकते हैं पावर 5 क्यों आ रहा है। v को अगर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो वो n/r बनता है, v बनता है n/r। तो ये एक्सप्रेशन बाकी कॉन्स्टेंट्स के अलावा ये n/r³ बन चुका है, और r के में खुद n² का फैक्टर आता है, तो r³ में आएगा n⁶ का फैक्टर, तो n/n⁶ दैट इज n/5 दिस। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स ये है। तो LS का मतलब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मैग्नीट्यूड प्लस माइनस का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इस ऑर्डर का होता है। अब मैं इस ऑर्डर क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली ये कैलकुलेशन में एक बहुत एरर है। ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन होता है, ये एक्चुअली एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, रिलेटिविस्टिक मोशन होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं थॉमस प्रिसेशन या थॉमस फैक्टर जिसे कहा जाता है, एक हाफ या ट्वाइस का फैक्टर डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। एक 2 का फैक्टर का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करते हैं वो फैक्टर आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर आप रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन प्रोसीड करें तो वो फैक्टर आपको नज़र आता है। इसलिए हम कह रहे हैं ये कैलकुलेशन भी एक्यूरेट नहीं है, बट 2 और हाफ के फैक्टर्स को अगर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, हम केवल ये देखना चाह रहे हैं ये नंबर किस ऑर्डर का बन रहा है, ये इंटरेक्शन एनर्जी किस कोटि की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है कि 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है कि 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो पता लगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या 2 से डिवाइड करके। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन हमने की, और इस आंसर को मैं एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में पुट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोर मॉडल में शायद ये बताना भूल गया था, बोर मॉडल में आप कई जगह पे देखेंगे इस तरह का फैक्टर आता है, वहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी के एक्सप्रेशन में एक इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, E²/h×c। अगेन एक्चुअली इसके साथ एक z होता है, z ऊपर होगा, सॉरी Ze² होता है, z के अंदर हमने 1/4πε0 छुपा रखा है। तो सही फैक्टर ये है E²/4πε0 h×c। ये फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रख के, E की वैल्यू, h× की वैल्यू, c की वैल्यू, 4πε0 की वैल्यू रख के, आपको पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं ये एक डायमेंशनलेस फैक्टर है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक कांस्टेंट अल्फा डिफाइन करूं, सिंपली आप सोचें, जो कि E²/4πε0 h×c है, तो ये जो एक्सप्रेशन है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो एनर्जी है
जिसे मैंने अब डेल्टा ई का ट्वाइस लिखा है। ट्वाइस क्यों लिखा है? एक तरफ का शिफ्ट यू के बराबर है, दूसरी तरफ का शिफ्ट भी यू के बराबर, एक तरफ प्लस यू एक तरफ माइनस यू। तो टोटल जो एनर्जी का शिफ्ट है इन दोनों नए लेवल्स के बीच में, इस समय बीच में कोई लेवल नहीं है। जीमान इफेक्ट में एल इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक लेवल बीच में भी होता है, एम एल इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग। इस समय केवल दो लेवल्स, एक लेवल से दो लेवल बने, यहाँ बीच में कोई लेवल नहीं है। तो जो टोटल एनर्जी शिफ्ट है इन दोनों के बीच का वो ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर है। तो टोटल एनर्जी शिफ्ट जो है डेल्टा ई ट्वाइस ऑफ दिस। अगर मैं इस जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी इसको अल्फ़ा की मदद से लिखूँ तो एक बहुत सिंपल एक्सप्रेशन बनता है, एम ई सी स्क्वायर्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, अल्फ़ा पावर 4, ये अल्फ़ा जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कह रहे हैं इसकी पावर 4, और साथ में 1/n पावर 5। सिंपली ये एम ई सी स्क्वायर क्या है? अल्फ़ा मैंने आपको कहा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनती है और उसकी वैल्यू जो बनती है, आप इन चीज़ों की वैल्यू रखें, वो बनती है 1/137। तो ये अल्फ़ा पावर 4 है, 1/137 की पावर 4। एम ई सी स्क्वायर्ड ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, एम सी स्क्वायर्ड, एम की जगह एम ई, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग होता है 0.5 MeV, आधा MeV के आसपास। रफली आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी लगभग 1000 MeV होती है, 1 GeV। वैसे वो थोड़ा कम होती है, 931 या 938 MeV होती है, पर रफली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगेन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास है उसकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी 1 GeV, 1 GeV मतलब 10³ 1000 MeV। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का 1/2000 गुना होता है, तो 1000/2000 0.5 MeV। ओके, ये कुछ नंबर्स आपको याद रहने चाहिए। हम एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस लेवल और इस लेवल के बीच का एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण जो दो लेवल्स बने हैं उनकी एनर्जी का अंतर कितना है रफली, मुझे बल्कि इक्वल टू भी नहीं लिखना चाहिए, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहे हैं। एम ई सी स्क्वायर्ड एनर्जी डायमेंशन यहाँ से आएगी, बाकी अल्फ़ा एक नंबर है और वो तो बहुत ही छोटा है। रफली आप रफ कैलकुलेशन के लिए इसको 1/100 भी रख सकते हैं, 10⁻²। तो 10⁻² और पावर 4 और आ रहा है 10⁻8। 10⁻8 का फैक्टर यहाँ से आया और एम ई सी स्क्वायर्ड 0.5 MeV। उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें और माना n = 2 के लिए आप ट्राई करें, n = 2 रखेंगे तो 2⁵ 30 का फैक्टर और देगा। तो रफली ये एनर्जी इतनी बन रही है, 4.5 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम के जो नॉर्मल लाइंस होती हैं, नॉर्मल एनर्जी लेवल्स होते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे लोएस्ट वाला, उससे ऊपर वाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। हाइड्रोजन के जो अपने लेवल्स हैं वो ये हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन, मतलब किस ऑर्डर के हैं, किस कोटि के? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10 गुना या 4 गुना लगभग ही है। लेकिन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो हमने निकाला उसके कारण जो एनर्जी का शिफ्ट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10⁻⁴ या 10⁻⁵ टाइम्स है। तो ये लेवल स्प्लिट हुआ, लेकिन उन दो लेवल्स की एनर्जी का अंतर जो है इस खुद के इनके अंतर के मुकाबले इतना छोटा है। तभी तो ये जो शिफ्ट है, जो शिफ्ट नहीं बोलना चाहिए, ये फाइन स्ट्रक्चर में जो स्प्रेड है वेवलेंथ में इतना कम तभी तो होता है। या तो यहाँ जैसे 1.4 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन की बामर लाइन में है, फर्स्ट बामर लाइन में, और सोडियम डी लाइन्स में 6 एंगस्ट्रॉम का है, इसीलिए ये इतना कम है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन हमारी लगभग सही है। इनफैक्ट ये एक हैप्पी एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, ये कैलकुलेशन हमने, जिसे मैंने कहा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का ध्यान नहीं रखा, थॉमस प्रिसेशन का, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है ये वेरी वेरी क्लोज है जो एक्चुअल नंबर है। लैब में देखने को जो आपको नंबर मिलता है n = 2 लेवल के लिए, उसकी जो स्प्लिट होती है जिसके कारण फाइन स्ट्रक्चर बनता है, ये नंबर उसके बहुत क्लोज है। इनफैक्ट रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, रिलेटिविस्टिक नहीं, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम पर्टर्बेशन थ्योरी में इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे वो कैलकुलेशन में 2 पार्ट्स आते हैं, एक दिस थिंग, प्रॉपर रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और एनर्जी, ये है, ठीक है। अब आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके ई और पी का रिलेशन निकालिए, वहाँ से जो एक्स्ट्रा टर्म आता है, एक p⁴ वाला टर्म आता है, वो पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करते हैं। मैं ये क्वांटम मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, वो भी इन लेक्चर्स को देखेंगे। p⁴ वाला एक टर्म आता है, उस p⁴ टर्म को हम पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करके हम कहते हैं अच्छा अगर हम रिलेटिविटी का ध्यान रखते तो एक फैक्टर ये भी आता और दूसरा फैक्टर यही वाला आता, लेकिन उसमें थॉमस प्रिसेशन का फैक्टर होता। लेकिन जब आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर आपका लगभग नंबर इसी कोटि का बनता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक्चुअली एक हैप्पी एक्सीडेंट है
कि बहुत रफ कैलकुलेशन करने के बावजूद केवल बोर मॉडल के दायरे में रह के भी अगर हम फाइन स्ट्रक्चर को समझते हुए उसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा लगभग बहुत सही बनता है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इसी नंबर के क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे। तो दिस एक्सप्लेन्स द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में देखने को मिलता है, पर लास्ट में उसका अगर एक वाक्य में आप समराइज़ करना चाहें, फाइन स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल ज़ीमान इफेक्ट है। क्यों आता है? स्पिन के कारण। इलेक्ट्रॉन का खुद का स्पिन है, वो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और आप मैग्नेटिक फील्ड को बीच में भूल जाएं तो ऑर्बिटल मोशन स्पिन मोशन से इंटरेक्ट करता है, उसके कारण हमारा ये जनरेट होता है फाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो ये दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स जो हमारे डिस्कशन है सेकेंड यूनिट जो आपकी है मॉडर्न फिजिक्स में। कुछ और एक एक्सरे वाला टॉपिक तो अलग बचा है उसमें, लेकिन उसके अलावा एक छोटे से नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में मैं कुछ चीज़ों को समराइज़ करना चाहूँगा। एलएस और जे कपलिंग, वो बहुत डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मैं क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ में उसको डिस्कस करूँ वहाँ के सिलेबस में, तो वहाँ अगर आप उसे बाद में एक्सेस कर सकें तो दैट वुड बी गुड। अभी मैं अगले लेक्चर के शुरू में थोड़ा सी उसको वो करके फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सरे एंड मोजले लॉ की तरफ जाएंगे, और फिर हमारा सेकंड यूनिट वुड बी कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीबॉडी।